हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2.16 यानी 2.16, ठीक है ना। आज 16वां लेक्चर है दूसरा यूनिट का, और दूसरे यूनिट का नाम है फोर्स एनालिसिस, ठीक है। इससे पिछले वाली क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, इससे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इससे पिछले वाले लेक्चर यानी कि 2.15 में क्या पढ़ा आपने? ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ग्राफिकल मेथड के, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल के तीन मेथड्स थे टोटल, उसमें से पहला था ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, और सबसे आखिरी वाला क्या था? पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। फाइन। तो इस पे हम लोगों ने कल बातचीत कर लिया था, इसके बारे में एक दो एग्जांपल के तरीके से भी इसको समझ लिया था। आज इसका हल्का सा जो है एक रिविजनरी तौर पर इसको फिर से एक बार पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग जब पढ़ रहे थे ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि ये तभी रिजल्टेंट बता पाएगा जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर दो हों, यानी दो फोर्सेस, दो बल यदि किसी पिंड पर लगते हों, तभी जाके उन दोनों बलों का रिजल्टेंट इस मेथड की सहायता से, इस लॉ की सहायता से आप निकाल सकते थे। फाइन। जैसे बॉडी पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं अलग अलग दिशा में, फोर्स ए मान लिया आपने, फोर्स बी मान लिया आपने, इनके बीच का एंगल है थीटा। क्योंकि यहाँ पे इस पिंड पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो इसको आप ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से भी निकाल सकते हैं, प्लस पैरेललोग्राम से भी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, इससे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगल लॉ वाले फोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको पॉइंट के रूप में ध्यान रखना था, ठीक है। सबसे पहला तो ये है, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं ये दे रहा हूँ कि आपको लेंथ ऑफ एरो, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और थर्ड वन इज स्केल। इसमें होता क्या था बच्चों कि जैसे फोर्स ए का कोई मान हुआ, फोर्स बी का कोई मान हुआ, तो उस मान को, न्यूटन वाली फोर्स को आप सेंटीमीटर्स में स्केल लिया करते थे, और उसके बाद उसी के स्केल के अनुसार एक रेखा ड्रॉ करते थे, लाइन खींचते थे। फाइन। उसी रेखा के हेड से लेकर टेल पे दूसरा वाला फोर्स आप उस पर जोड़ देते थे, बाद में जो भी लाइन बचती थी वो रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन हो जाया करता था, ठीक है ना। जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में ये था कि 10 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है, A = 10 न्यूटन था, और B इक्वल्स था 5 न्यूटन। फाइन। आपने स्केल लिया हुआ था 1 सेंटीमीटर = 1 न्यूटन, ठीक है ना। तो अगर इस स्केल से आप देखेंगे तो 1 न्यूटन का जब रेखीय मान 1 सेंटीमीटर है, तो 10 न्यूटन का मान हो जाता था 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 10 सेंटीमीटर की लाइन आपको स्केल से खींचना है, ठीक है। उसके बाद 5 न्यूटन का बल को आप रेखा में अगर बदलेंगे, लाइन में बदलते थे, तो आपको आता था 5 सेंटीमीटर, और उसको यहाँ से ड्रॉ करते थे हेड से, ठीक है ना। हेड से इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका 5 न्यूटन का। ध्यान में बात ये रखनी थी कि जो एंगल यहाँ बन रहा है इसका, सपोज कि थीटा भी 60 डिग्री पर है, तो ये वाले एंगल ये भी कितने पर होगा? 60 डिग्री पर होगा। यदि आपने इसको 61 कर दिया, गलती से एरर आ गया, चाहे 59 आ गया, चाहे 75 आ गया, तो अब क्या होगा?
इसमें जो भी रिजल्टेंट आना होता था वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, बस बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको कि आपने लेंथ बराबर खींचा हुआ है, एंगल यानी डायरेक्शन आपने सही सेट किया हुआ है, और स्केल के अकॉर्डिंग ही आपने लेंथ सही से खींचा हुआ है। फाइन। तो अब देखिए इसका रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका था। जब ऐसे दो फोर्सेस आपने रिप्रेजेंट कर दिए तो इस एक्शन से यानी इस पॉइंट से इसके पॉइंट तक यानी टेल से हेड तक आपने दूसरी लाइन खींच दी, ये ठीक है बच्चों। तो ये जो डायरेक्शन जा रहा है और प्लस ये जो लेंथ जा रहा है ये किसका था, रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट के नापने पर ही यानी स्केल से नापने पर ही रिजल्टेंट की मान निकल के आता था, यानी ये मान लीजिए करीबन 13 के बराबर आया, ठीक है। और प्लस थीटा जो भी आपने प्रोटेक्टर से नाप लिया, तो यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सीधा सीधा आ गया और थीटा भी प्रोटेक्टर की सहायता से आप माप सकते थे, ठीक है। इसमें शर्त ये था कि जो दूसरा फोर्स लगेगा वो पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से लगेगा, ठीक है। यानी दूसरे वाला फोर्स का जो टेल है वो पहले वाले फोर्स के हेड से स्टार्ट होगा और डायरेक्शन क्या होगा, जितने डायरेक्शन पे यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का। अब देखिए दो फोर्सेस जब किसी पिंड पर लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन आपने निकाला ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से। इसी चीज को दूसरे वाले मेथड से किया जा सकता है, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से आप किस तरीके से दो फोर्स का रिजल्टेंट एवं डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसका भी लिमिटेशन समझ लीजिए कि इसमें यदि किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हो तभी ये एप्लीकेबल है, ठीक है, तभी ये इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यदि अगर दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं तब न पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स काम आएगा न ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी आप सीखे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यानी कि किसी बॉडी पर दो ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमने सेम कंडीशन अगर ले लिया, सपोज बॉडी ले लिया एक, फाइन, इस पर हमने क्या कर दिया, फोर्स ले लिया, एक फोर्स ए है जो कि है 15 न्यूटन का, ठीक है, और दूसरा फोर्स ले लिया आपने ये 10 न्यूटन का जो बी के बराबर। फोर्स ए 15 न्यूटन, इसका डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, ठीक है, और फोर्स बी 10 न्यूटन का, इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, दिखाई दे रहा है। इनके बीच का जो कोण है थीटा मान लीजिए 60 डिग्री है। अब क्या करना है बच्चों, आपको इस मेथड से इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो जैसा कि इस मेथड का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी ये दो फोर्सेस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि एक पैरेललोग्राम तैयार हो जाए। पैरेललोग्राम क्या होता है, काजू कतली देखी है किसी ने, काजू कतली कुछ इस तरीके से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ये जो शेप होता है यही इसको कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसके जो दोनों साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, आपस में पैरेलल हैं और सेम एंगल पर इंक्लिनेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि यदि दो फोर्स हैं तो इन दोनों फोर्स को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान लेते हैं, एक दूसरे से सटा हुआ साइड, और उसके बाद एक दूसरा लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच के एक पूरा पैरेललोग्राम तैयार कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, देखिए यहाँ देखिए, ए आपने लिया 15 न्यूटन का, इसमें भी वो सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स के रूप में याद रखना है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के समय आपने याद रखे थे। क्या, यदि आप 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो 15 न्यूटन का कितना सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर का। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों,
ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये स्केल से खरीदना है, ठीक है ना, ये स्केल से ही खींचना है। अगर स्केल से नहीं खींच पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको स्केल हमेशा और लेंथ ऑफ एरो हमेशा क्या रखना है, फर्मली रखना है, एकदम एक्यूरेट रखना है। फाइन, तो ये आपने बना दिया। अब ये देखिए, अब फोर्स बी लग रहा है 10 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में, 60 एंगल की डायरेक्शन में। तो 60 एंगल की डायरेक्शन में हमने बना दिया 10 न्यूटन का फोर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस वाली फोर्स के, यानी कि इस वाली शेप के पैरेललोग्राम के दो साइड्स के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी फोर्स ए जो है ये वाली साइड के बराबर हो गया, इस वाली साइड के अकॉर्डिंग बना दिया गया, और फोर्स बी जो 10 न्यूटन का है वो इस वाली साइड के अकॉर्डिंग बना लिया गया। अब पूरा पैरेललोग्राम बनाने में आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, एक इमेजिनरी लाइंस की। इमेजिनरी लाइंस आपको इस तरीके से लेनी है कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए। ठीक है बच्चों, और यहाँ से एक लाइन आप खींचेंगे जो इसके पैरेलल हो। ये आपके पास ये दोनों फोर्स थे, आपने पैरेललोग्राम के दो साइड्स के अकॉर्डिंगली उसको सेट कर दिया सेम एंगल पर, और इमेजिनरी लाइंस खींच ली जो रेड में आपको दिखाई दे रही है। तो इससे आपको ये देखने को मिल रहा है कि अब मान लीजिए ये P Q R S, P Q R S एक पूरा पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया, तैयार हो गया। जहाँ पर दो फोर्सेस क्या हैं, दो साइड्स के अकॉर्डिंग में बने हैं, और दो साइड्स जो हैं आपकी इमेजिनरी ड्रॉ किया गया है। क्यों ड्रॉ किया गया है, ताकि इसका हमें डायगोनल मिल सके। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल आएगा बच्चों वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब ये देखेंगे कि P से R तक की कितनी लंबाई है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की सहायता से आप ये देखेंगे PR, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यही क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। और इसका एंगल कैसे निकालेंगे, ये फाई, ये प्रोटेक्टर की सहायता से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये बहुत कुछ क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के ही तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि दो फोर्सेस को हम लोग आगे पीछे हेड टेल करके नहीं जोड़ रहे हैं, परंतु सेम उसी तरह ही रख दे रहे हैं, और इससे अपोजिट एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके क्या बना दे रहे हैं, एक पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल डायरेक्शन होता है और जो लेंथ होती है वही रिजल्टेंट का मान होता है, और जो PS यानी कि बेस एंगल से जितना फाई एंगल बनाया है रिजल्टेंट ने, वही उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ से ये तरीका आपको पता चल गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का पता करने का। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक था या लास्ट टॉपिक था वो था पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या था, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। इस वाली केस में क्या था बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा, कि यदि दो से ज़्यादा फोर्स हो, दो फोर्स तक के लिए तो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स था। यदि किसी बॉडी पर दो से अधिक फोर्स लग रहे हों तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको किसकी मेथड की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं इसी की सहायता से। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट वाली लेक्चर में देखेंगे कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस का क्या तरीका होता है। ठीक है, आज के लिए पैरेललोग्राम आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए।
नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो इसका कॉन्टिन्यूड वर्जन आएगा उसमें हम लोग डीपली स्टडी करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में।